नमस्कार भैया। आज हम कक्षा 2 पाठ नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो ये लगभग पाठ हमने आधे से ज़्यादा कर लिया है। अगला टॉपिक है हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा वैक्सीन व टीका। वैक्सीन को हम टीका भी कहते हैं। तो आप देखते हो कि टीका जो है, वैक्सीन जो है, बच्चों या शिशुओं को दिए जाने वाला टीका है। टीका किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसके बारे में आज हम जो है वो अध्ययन करेंगे कि टीका किस प्रकार से कार्य करता है, टीके के कार्य क्या है, टीका जो है बच्चों या शिशुओं को क्यों लगाया जाता है। तो हम सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोग कारक जो सूक्ष्म जीव होता है, रोग कारक सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो है प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडी जो है वो रोग कारक सूक्ष्म जीव से लड़ने में सहायक होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोग कारक सूक्ष्म जीव जो है वो किससे लड़ने में सहायक होती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि टीका जो है एक प्रकार से रोग कारक सूक्ष्म जीव का, एक प्रकार से रोग कारक सूक्ष्म जीव जो है उससे लड़ने में, जैसे ही रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो उससे उसकी सुरक्षा करेगी। तो आप देखोगे कि एंटीबॉडी जो है हमारे एक बार एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनने के बाद वो एंटीबॉडी जो हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर जो है रोग कारक सूक्ष्म जीव जब भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो वही एंटीबॉडी जो हमेशा की तरह लाइफ टाइम जो है वही एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के अंदर जो है रोग कारक सूक्ष्म जीव से लड़ने में सहायक होगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से रोग कारक सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और एंटीबॉडी जो उसके विरुद्ध कार्य करती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मृत या निष्क्रिय। अब मृत का मतलब मरी हुई अवस्था के अंदर, निष्क्रिय यानी किसी भी कार्य के बिना मृत या निष्क्रिय अवस्था के अंदर सूक्ष्म जीव है। और मृत या निष्क्रिय अवस्था के अंदर सूक्ष्म जीव को अगर मैं शरीर के अंदर प्रवेश करवाता हूँ, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को अगर मैं शरीर के अंदर प्रवेश करवाता हूँ तो शरीर के अंदर प्रवेश करने से क्या होगा, आप देखोगे हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है या प्रतिरोध क्षमता जो है वो क्या करेगा, इसी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होगा उससे लड़ने में सहायक होगा। तो रोग कारक सूक्ष्म जीव जो है, अगर वो रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर रहा है तो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के अंदर जो बनी हुई है वो हमेशा के लिए सदा के लिए बनी रहेगी। तो इस प्रकार से टीका या वैक्सीन जो वो कार्य करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये कुछ बीमारियां लिखी मैंने जो रोग कारक सूक्ष्म जीव के द्वारा हो जाती है। एक बार हम इन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बीमारी है हैजा, सूक्ष्म जीव के कारण होता है। रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश करने से हैजा हो सकता है। दूसरा है चेचक, तीसरा है क्षय। अब क्षय जो है इसी को टीबी भी कहते हैं। और चौथा है हेपेटाइटिस रोग। ये चारों प्रकार के रोग जो है ये एक प्रकार से रोग कारक सूक्ष्म जीव के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से ये रोग हमको हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, इन्हीं रोगों के विरुद्ध जो वो कार्य करेगी और इन रोगों को एक प्रकार से सूक्ष्म जीव को आगे की ओर प्रवेश करने से बचाएगी। सन 1978 में वैज्ञानिक था एडवर्ड जेनर, उसने क्या किया, चेचक जो था उसके टीके की खोज की थी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने जो 4 प्रकार के रोग पड़े जो सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि चेचक जो है उसका जो टीका था उस टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। कब की थी, 1978 के अंदर। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे टीके हैं जिसके द्वारा जो है बच्चों को लगाया जाता है। आप देखते हो कि जब बच्चा जो है 1 वर्ष से लेके या 6 महीने से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों को बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। तो बहुत सारे टीके लगाने का मुख्य कारण क्या है, जिससे बच्चों को जो है बहुत सारे रोग ना हो, सूक्ष्म जीव के द्वारा जो रोग होते हैं वो रोग ना हो। उसी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ पोलियो। तो आप सब देखते हो कि छोटे बच्चे जो है उसको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि पोलियो की ड्रॉप क्यों पिलाई जाती है, क्योंकि पोलियो की जो 2 बूंद होती है, एक प्रकार से कहते हैं कि पोलियो की जो 2 बूंद होती है, एक प्रकार से वो 2 बूंद जो है वो एक प्रकार से वैक्सीन या टीके की तरह कार्य करता है। इसीलिए छोटे बच्चों को 2 बूंद जो है पोलियो की पिलाई जाती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार से चेचक जो है, चेचक एक ऐसा रोग है, चेचक एक ऐसा टीका है जिसे खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। लेकिन दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जो है चेचक टीके के लिए एक प्रकार से अभियान चलाया गया था और उसी के ऊपर उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया गया था। वर्तमान समय के अंदर जो है चेचक के टीके भी छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है उससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। रोग से बचने के लिए
लगाया जाता है। तो टीका किस प्रकार से कार्य करता है, वैक्सीन किस प्रकार से कार्य करता है, आज हमने उसके बारे में पढ़ा। थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसी के आगे जाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे। आगे पहुंचने के बाद हम आज पढ़ेंगे मिट्टी में उर्वरक क्षमता जो है उसकी किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक, उसी टॉपिक को हम इसी वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि, अगला जो हमारा पॉइंट है, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। तो आप देखोगे कुछ जीवाणु, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ जीवाणु या शैवाल, जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके स्थिरीकरण के अंदर जीवाणु और शैवाल में ये दोनों सहायक होते हैं। वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसके स्थिरीकरण के अंदर ये सूक्ष्म जीव आवश्यक होते हैं। तो आप देखो कि धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव जो है वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका संवर्धन करती है। संवर्धन करने के पश्चात आप देखोगे कि संवर्धन करने के पश्चात क्या होगा, जैसे जीवाणु और शैवाल जो होंगे वो वायुमंडल के अंदर ऊपर से नाइट्रोजन का एक प्रकार से संवर्धन करेगी, तो क्या होगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होगी वो बढ़ती जाएगी। और मिट्टी की उर्वरक क्षमता जब बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, मिट्टी जो है एक प्रकार से फसल के लिए उपजाऊ बन जाएगी, जिसे हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो एक परिभाषा बन जाएगी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, ये छोटी सी परिभाषा बन जाएगी। अब इसी परिभाषा को एक बार वापस बोल रहा हूँ, मैं उस परिभाषा के अंदर जो है आपको कॉपी के अंदर ये परिभाषा आपको करनी है। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि कुछ जीवाणु या शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडल के अंदर ऊपर से नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं। संवर्धन करने के पश्चात जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, मिट्टी की उर्वरकता जो उसमें वृद्धि होती जाती है, जिसे हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि वैक्सीन क्या है, टीका किस प्रकार से कार्य करता है, उसके अलावा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। 2 प्रश्न बन गए। इन्हीं 2 प्रश्नों को अपने घरे कॉपी के अंदर करना है। अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को अगली कक्षा के अंदर शुरू करेंगे। धन्यवाद।